हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम एस 30 पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में टैट और सी टैट के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको टैट और सी टैट के होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ता किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता जो है हमारा वर्ण, वो किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ता हमारा दंत वर्ग का उच्चारण स्थान है, ठीक है। और दंत वर्ण का पूरा ता ग्रुप जो भी है, ता था दा धा ना, ये हमारा दंत वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसके अलावा एक सा वर्ण है, वो भी इसी ग्रुप का यानी दंत वर्ण का ही दंत वर्ग का ही उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पा किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पा यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो वो ओष्ठ वर्ग का, अगर हम इसको उच्चारित करें पा, तो हमारे दोनों होंठ जो है टच होते हैं, तो कह सकते हैं हम कि पा जो है हमारा ओष्ठ वर्ग का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चा किस वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, ये चा जो है वो किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, ये पूछा गया है। तो चा हमारा तालु वर्ग का उच्चारण स्थान है, इसको तालुव व्यंजन बोलते हैं। और इसके चा के साथ साथ यानी चा पूरा ग्रुप, चा छा जा झा, इस तरीके से वहाँ तक। और इसी तरीके से हमारा इसके अतिरिक्त जो और व्यंजन हैं, ठीक है, या शा या फिर जो स्वर हैं छोटी बड़ी, ये भी तालुव व्यंजन तालुव वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छा, त्रा और ज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको कौन सा व्यंजन किस ग्रुप किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक या दो से मतलब दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओहो एह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है। देखिए यहाँ पर ओहो में क्या आया है, ओहो में यहाँ पर विस्मयाद बोधक चिन्ह आया है। तो इसी वजह से ये विस्मयाद बोधक चिन्ह की वजह से विस्मयावाचक हो जाएगा, यानी कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो कौन सा वाक्य है। तो ये संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम अपने काम में सफल रहो, ठीक है। तो ये हमारे बड़े जब हमसे ऐसी बात बोलते हैं कि तुम अपने काम में सफल रहो, तो वो क्या होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। तो इनको हम इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। रस भरा में कौन से तत्पुरुष समास है। तो रस भरा में हमारा समास हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष, क्योंकि इसको अगर हम ये समास का विग्रह करेंगे, रस भरा, रस से भरा, उसी को बोलेंगे रस से भरा, तब उसको हम कहेंगे रस भरा, रस से भरा, उसी को हम बोलेंगे रस से भरा को ही बोलेंगे रस भरा। तो अब यहाँ पर से आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ गया, तो इसलिए कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। देखिए दोस्तों, स्वर्ग प्राप्त, अगर इसका हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त हुआ, मतलब स्वर्ग को जो प्राप्त हुआ वो उसको बोलते हैं स्वर्ग प्राप्त। अब को आ गया है, अब को कहाँ पर आता है, कर्ता ने कर्म को होता है, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं। यथा संभव में कौन सा समास है। यथा संभव में देखिए दोस्तों, यथा संभव यानी यथा वर्ड आ जाए, यथा कह सकते हैं उपसर्ग आ जाए, तो यथा उपसर्ग या प्रति हो जाए या फिर आ हो जाए, तो ये जितने भी उपसर्ग हैं ये हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक
ठीक है। और इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको हम अव्ययीभाव समास के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा यथासंभव हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? तो दोस्तों बीड़ा पाणी में समास हो जाएगा, इसका अगर हम विग्रह करें तो बीड़ा है हाथों में जिसके, अर्थात जिसके हाथों में बीड़ा है तो हम कह सकते हैं वो हैं सरस्वती, तो इसलिए हो जाएगा बहुवीर्य समास। नेक्स्ट देखते हैं। दुअन्नी में कौन सी समास है? दुअन्नी में कौन सी समास है, ये पूछा गया है। तो हम इसका विग्रह करें तो दू मतलब डबल, अन्नी मतलब कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अन्नी का मतलब ये हुआ है यहाँ पर कि जो है पहले जो पैसे चलते थे इसको एक आना दो आना बोलते थे, उसी से लिया गया है ये दुअन्नी। तो दुअन्नी में हमारा हो जाएगा द्विगु समास। दू का मतलब है डबल यानी दो। अब द्विगु समास की परिभाषा होती है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो ये हमारा पहला पद दू आ गया यानी डबल यानी दो, तो इसलिए हो जाएगा हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पदबंध होते हैं वो पदबंध हमारे जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये आंसर गलत दिया है। पदबंध हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? वो संज्ञा पदबंध होता है, पदबंध को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। तो वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है हमारा सर्वनाम पदबंध, तीसरा है हमारा क्रिया पदबंध और चौथा है विशेषण पदबंध, फिर है क्रिया विशेषण पदबंध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तत्सम, फिर तत्सम के बाद तद्भव, ठीक है, और उसके बाद है तत्सम तद्भव, फिर है देशज और फिर विदेशज, देशज और विदेशज, ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 3 प्रकार के। रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ या मूल शब्द बोलते हैं जिनको, और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें जो मूल रूढ़ शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं जिनका खंड ना किया जा सके, जैसे कपड़ा, आदमी, घर, घास, पुस्तक, घोड़ा इत्यादि, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। दूसरे हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ये वो शब्द होते हैं, यौगिक तो होते हैं परंतु ये ऐसे सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके जबकि एक विशेष अर्थ को प्रकट करें, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। तो इस तरीके से जिनका अलग स्पेशल विशेष अर्थ हो तो उसको हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। अब आते हैं नेक्स्ट, विकारी अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो विकारी और अविकारी शब्दों के भेद होते हैं दोस्तों 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा समय या यथासंभव में कौन सा समास है। अभी एक वर्ड आया था यथासंभव, वहाँ पर बताया था हमने, जिसमें यथा हो, ठीक है, या फिर प्रति हो, या फिर कह सकते हैं आ हो, आजन्मा, तो उसमें सभी में अव्ययीभाव समास होता है। तो ये है यथा समय, इसमें भी अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक में कौन सा समास है। तो प्रत्येक वर्ड है, इसमें अभी हमने बताया था प्रतिदिन या प्रत्येक, इसमें हमारा अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगा है, तिरंगा में कौन सा समास है। दोस्तों ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, तिरंगा में बहुवीर्य समास नहीं होगा। तिरंगा का अर्थ है 3 रंगों का, ठीक है। तो वो समास कह सकते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, वो हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा तिरंगा जो है वो द्विगु समास हो जाएगा।
नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा, इस तरीके से लिखा जाता है, देख लीजिए दोस्तों, कवयित्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग होगा सूर्या, सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। नेक्स्ट देखते हैं पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, या पहाड़ों से नदी निकली, इस तरीके की जो भी अलगाव होगा, जहाँ पर अलगाव होगा मतलब कह सकते हैं कि अलग होने का सेंस होगा, ठीक है, विद्यालय से बच्चे आ रहे हैं, तो इस तरीके से इन सभी में अपादान कारक होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अपादान, जहाँ पर भी सेपरेशन हो, अलगाव हो, उसको बोलते हैं, वहाँ पर अपादान कारक होता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। कुल्हाड़ी से, अब यहाँ पर आ गया कुल्हाड़ी से, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो हो जाएगा हमारा कर्ण कारक। किस तरीके से पता लगाएंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता है, कर्ण से होता है, तो उस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारा कर्ण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये प्रश्न है हमारा, इसमें लिखा है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस प्रकार की विभक्ति है। तो अभी कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म को, और ये कर्म कारक हो जाएगा, या फिर विभक्ति हमारी कर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। नेक्स्ट पढ़ते हैं नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों नायक का हो जाएगा नायिका। देख लीजिए लिखा क्या इस तरीके से है कि ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है, ऐसी कवित्री को भी शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है, और नायिका को भी पूछा जाता है, तो नायक का हो जाएगा नायिका स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा महाशया, महाशया स्त्रीलिंग हो जाएगा किसका, महाशय शब्द का। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री, ठीक है दोस्तों। अगर आपको याद ना रहे तो एग्ज़ाम में बस एक एग्जाम्पल है अभिनेता और अभिनेत्री, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, अभिनेता और अभिनेत्री। जो अभिनेता होता है यानी नेता, वहाँ पर भी वर्ड आ रहा है, और अभिनेत्री तो वहाँ पर नेत्री आ रहा है, तो वहाँ से हम पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग हमारा नेता का नेत्री होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दाता शब्द का। तो हो जाएगा दात्री। नेक्स्ट है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये भी कई बार पूछा गया है, इंद्र का हो जाएगा इंद्राणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और ये जो है पा वर्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ओष्ठ वर्ग कह सकते हैं, ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और हमारा पा वर्ग इसी वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समुच्च का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समुच्च का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस उत प्लस आय, ये हमारा समुच्च का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। यहाँ पर छोटा आ और छोटा ऊ, ठीक है, ये ओ बना रहा है, तो हमारी संधि हो जाएगी गुण संधि, ठीक है, हमारी यहाँ पर संधि गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र यानी बड़ा आ और बड़ा आ प्लस छोटी ई, ये ए बनाएगा, और महेंद्र इसमें गुण संधि हो जाएगी, हमारी गुण संधि कहलाती है। नेक्स्ट है क्या आप जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप जा रहे हैं में कौन सा निपात है। तो इसमें दोस्तों निपात, पहले तो ये पता होना चाहिए कि निपात क्या होता है। तो निपात
की परिभाषा अगर हम देखें तो निपात की परिभाषा हो जाएगी कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है या किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे निपात बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या आप जा रहे हैं, एक आप जा रहे हैं सेंटेंस सिंपल है, और क्या आप जा रहे हैं इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रश्न बोधक हो जाएगा, निपात हो जाएगा हमारा प्रश्न बोधक। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मैं भी यह जानता हूँ। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा निपात है दोस्तों? क्या होता है, अतिरिक्त भार देने के लिए मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, एक सेंटेंस सिंपल, और यह जानता हूँ, तो ये बल दिया जा रहा है कि तो ये हो जाएगा हमारा बलदायक निपात। दूसरा देखेंगे दोस्तों, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में कौन सा निपात है? तो देखिए यहाँ पर एक झूठ बोलो, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे आ गया बीच में मत बोलो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निषेधात्मक यानी निगेटिव निपात हो जाएगा, यहाँ पर निषेधात्मक निपात हो जाएगा यहाँ पर इस वाक्य में। मत इन्होंने पूछा भी है कि मत कौन सा निपात है, तो मत हमारा निषेधात्मक निपात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात हो जाएगा? अब देखिए, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो यहाँ पर जो तक है तो वो बल दे रहा है हमारा, ये हो जाएगा बलदायक निपात। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बलदायक निपात। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर हम देखें ही, तो ये बात पर जोर दे रहा है, बल दे रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बलदायक निपात। यहाँ पर हो जाएगा ये बलदायक निपात कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ही, यहाँ पर पूछा है तो ही हमारा हो जाएगा बलदायक निपात। दूसरा है दोस्तों, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में कौन सा निपात है? अब देखिए, काश यहाँ पर आ गया, इसके साथ विस्मयाद बोधक मार्क भी आ रहा है, चिन्ह भी आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा विस्मयाद बोधक निपात। ठीक है, इसको बोलेंगे यहाँ पर जैसी साइन आपको एक्सक्लेमेशन साइन दिख जाए तो आप लगा दीजिए विस्मयाद बोधक निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निपात कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? निपात होते हैं 9 प्रकार के। ठीक है, 9 टाइप के होते हैं निपात। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, जो व्याकरण जानता हो उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द के लिए उसे व्याकरण बोलेंगे, व्याकरण, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल बजाना का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी गपशप करना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना, तो उसको बोलते हैं गाल बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 नंबर, अगर मगर करना का अर्थ। अगर मगर करना का अर्थ मतलब होता है बहाने बनाना, किसी को कुछ नहीं आता है तो वो अगर मगर करते हैं, इसका मतलब वो बहाने बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा हो जाएगा? दयानंद, दया प्लस आनंद यानी बड़ा बड़ा और बड़ाई बनता है, तो वहाँ पर हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, जहाँ पर बड़ा आ बने, ठीक है, बड़ी ई बने, तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कप प्लस ईश, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। कपीश, तो बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैत्यारी में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। ठीक है, दैत्यारी में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। दैत्यारी में प्रयुक्त संधि, देखिए यहाँ पे डंडा या आ रहा है तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर बड़ा की पाई या बड़ा का डंडा लगे तो वहाँ पर हमारी क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सन्मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और संधि इसमें कौन सी होगी? दोस्तों दोनों देखते हैं इसमें, तो सन्मत का अगर हम देखें तो विच्छेद करें, संधि विच्छेद तो हो जाएगा सत प्लस मति, और सत प्लस मत में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। सत आदि अत्ता हलंत और माँ ये मिलकर ना बनाते हैं तो ये हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी और सन्मत की सत प्लस मत संधि विच्छेद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस आदि, और इसमें संधि का नाम अगर पूछे तो संधि का नाम हो जाएगा
इति प्लस आदि में यण संधि हो जाएगा। संधि का नाम हमारा यण संधि हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे हिंदी के जो व्याकरण से पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, और आने वाले जो भी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ना किया हो, और जो भी बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।